हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम करने वाले हैं सीडीपी के कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे जो 2020 में लेवल 1 पीआरटी लेवल पर आए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता होगा कि हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें पीजीटी टीजीटी के ऑलमोस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी 2020 का टीजीटी का रहता है, वो भी मैं अभी इसके बाद डाल दूंगी नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज प्राइमरी रेनफोर्सर। प्राइमरी रेनफोर्सर के रूप में यानी प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले तो आप ये समझिए कि प्राइमरी रेनफोर्सर क्या होता है। प्राथमिक पुनर्बलक होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल नीड होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं, उनको जो पूरा करते हैं वो प्राइमरी रेनफोर्सर होते हैं। ठीक है, तो जो खाने से संबंधित वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी हमारी प्राथमिक पुनर्बलक। तो इसमें जो बिस्किट है, एक बिस्किट, ये क्या होगा हमारा प्राइमरी रेनफोर्सर होगा। बाकी जो हैं प्रेजिंग, प्रशंसा करना, बहुत अच्छा कहना। अब क्लास में बच्चे को हम जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देते हैं ना, उसकी पीठ थपथपाते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे सेकेंडरी रेनफोर्सर हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। कंसेप्ट ऑफ स्कैप फोल्डिंग हैज़ बीन गिवन बाय। अब जो स्कैप फोल्डिंग है ये किस थ्योरी से है, वाइगोत्स्की की थ्योरी से है। तो स्कैप फोल्डिंग किसने दी, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये वो सहायता प्रोसेस होती है सहायता की, जो बच्चा है जेडपीडी। अब आपको ये थ्योरी अगर थोड़ी सी भी आती है तो आप समझ सकते हैं कि मान लो ये बीच में बच्चा है, बच्चे के अराउंड हमारे एक क्या होता है, जेडपीडी जोन होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कोई भी सहायता करने के लिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, या पर्सन होता है वो उसकी सहायता करता है बच्चे की, ताकि वो इस लेवल को प्राप्त कर ले। यानी जितना उसने सीखा है ना, उससे ज़्यादा सीखने के लिए उसे किसी नॉलेज वाले पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। और जो वो सहायता दी जाती है MKO के द्वारा, जो ज़्यादा नॉलेज वाला है उसके द्वारा, उसको कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। जो मैं आपको अब सहायता कर रही हूँ ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कैप फोल्डिंग। समझ आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। यानी द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। शिक्षण शास्त्र, इस शब्द से ही आ गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, पेडागोजी किसकी होती है, साइकोलॉजी, और ये दोनों मिलके हम अब क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान ही तो पढ़ रहे हैं। जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर में आता है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही आता है। नेक्स्ट है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ऑटिज्म की सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, ऑटिज्म को केनर ने। ठीक है, केनर ने डिस्क्राइब किया था। अब ये ऑटिज्म होता क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ASD भी बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, यानी न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के। और इसके कुछ करैक्टरिस्टिक आपको बताती हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं वो बार बार एक ही व्यवहार दोहराते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। पुअर आई कांटेक्ट, यानी आंखों में आंखें मिलाकर बातें नहीं करते। ठीक है, इनअटेंटिव होते हैं, उनका नाम लेके बोल रहे हैं, आधी बार ध्यान देते हैं, कई बार ध्यान ही नहीं देते, हमें कोई बुला रहा है। उनमें कम्युनिकेशन लेस होता है, कम होता है, दूसरों के साथ वो बातचीत करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से उनमें ये करैक्टरिस्टिक होती, विशेषताएं होती हैं जिनमें ऑटिज्म होता है बच्चों में। और आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए गुड़गांव में
ये इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, बड़ा हॉस्पिटल है। डिस्ग्राफिया इज ए टाइप ऑफ, डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया ये मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो में करवा रखा है। और एक बात बताती हूँ, इस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवा रखा, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने चैनल पर करवा रखे हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ यानी लिखना, लिखने संबंधित। तो लिखने में जो डिफ़िकल्टी होती हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी की डिस्ग्राफिया में रखा जाता है। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी काफ़ी हैं, और जैसे ये हमारा डिसकैलकुलिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन नहीं आती, बच्चे को मैथ नहीं आता, और इसमें लिखने संबंधी दिक्कत आती है। जैसे ए को कोई भी लेटर है, जैसे स्मॉल लिखना है और बड़ा हो गया है, वो लिखता है SMALL, तो बीच में कहीं बड़ा लेटर यूज़ कर रहा है, कहीं छोटा कर रहा है, उसकी राइटिंग बड़ी पुअर होती है। तो ये डिस्ग्राफिया की क्या है, सिम्टम्स होते हैं। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? विच शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? अब इसमें जो आंसर दिया था, आंसर की में ये है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, कि बच्चे को लगातार हम रेनफोर्स करते रहें, चाहे किसी भी तरह से करें, सेकेंडरी से करें चाहे वो प्राइमरी से करें, कैसे भी करें। नेक्स्ट है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? अब खाली स्लेट किसने माना था भाई? जॉन लॉक ने, टेबुला रसा। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रट लो, जॉन लॉक ने उसको टेबुला रसा कहा है, किसको? इन्फेंट के ब्रेन को, कि हम जो चाहे वो इस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? अब मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनैलिटी, कौन सी नहीं है? इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है? इंटरव्यू। क्योंकि ये किसकी है थ्योरी हमारी? ये है फ्रॉयड की। फ्रॉयड ने बच्चे की पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए फ्री एसोसिएशन बताया है, वर्ड एसोसिएशन बताया है, और ड्रीम एनालाइज। यानी ड्रीम एनालाइज क्या होता है? उसके सपनों का विवरण, सपने कैसे आ रहे हैं उनके हिसाब से उसका पता लगाया जाता है। शब्द साहचर्य, जैसे एक शब्द बोलिए उससे रिलेटेड दूसरा शब्द उसको बोलने के लिए बोला जाता है कि आप इससे रिलेटेड शब्द प्रयोग करें। फिर है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? कि वो अपनी मर्जी से उसके अंदर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बाहर निकाले, बताए। और ये थेरेपी में यूज़ की जाती हैं, थेरेपिस्ट यूज़ करता है सारी टेक्निक। कोलर रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। सुल्तान पर किया गया कोलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? ये किसकी करता है? इनसाइट लर्निंग। कोलर की कौन सी है? इनसाइट लर्निंग, ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम। और लेटेंट किसकी है? टोलमैन की। और मॉडलिंग किसकी है? एल्बर्ट बंडूरा की। एल्बर्ट बंडूरा इज नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, अभी बताया मैंने क्या? मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी सोशल लर्निंग, समाज से सीखता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए एल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? फ्रॉयड की है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है मेयर एंड स्लोवे ने। और मोरल डेवलपमेंट की किसने दी है? कोलबर्ग ने और पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? अब फ्रॉयड की थ्योरी से कौन सी अवस्था नहीं है? इसमें देखो, जो सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किसकी थ्योरी का है? जीन पियाजे की थ्योरी से है। बाकी ओरल स्टेज, लेटेंसी और अनल स्टेज, ये सब किसके हैं? फ्रॉयड की थ्योरी से हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? कि आज सूर्य उदास है, ममा टुडे द सन इज सैड। तो ये क्या है?
वो सूर्य को क्या मान रहा है, सजीव मान रहा है, ठीक है, उसमें जीवन मान रहा है, तो ये क्या है, एनिमिज्म, एनिमल। समझाया था मैंने जब जीन पियाजे की थ्योरी की थी। तो जीन पियाजे की थ्योरी में प्री ऑपरेशनल की ये लिमिटेशन है कि वो सब में क्या देखता है, जीवन देखता है, एनिमिज्म देखता है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। अब ये थ्योरी भी मैंने पूरी करवा रखी है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के मॉडल को क्या कहते हैं, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने पूछा है पेरेंट्स और सिबलिंग कौन से में आते हैं, वो माइक्रो में आते हैं, क्योंकि उसके सबसे क्लोज कौन होते हैं, पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा बता देती हूँ। एक्सो में कौन से आएंगे, एक्सो में पहले तो स्टेज देखो, वैसे पूरी थ्योरी करवा रखी मैंने। सबसे पहला ये बच्चा है बीच में, और इसके अराउंड सबसे पहला जो लेयर होती है वो माइक्रो सिस्टम होती है, जिसमें उसके फैमिली मेंबर होते हैं। फिर मीसो सिस्टम होती है, फिर एक्सो सिस्टम होता है, ठीक है। माइक्रो, मीसो, एक्सो, मैक्रो, फिर क्रोनोलॉजिकल। तो ये सभी हमारे क्या हैं, सिस्टम्स हैं। अब इसमें पूछा है हमारा माइक्रो। अब एक्सो का आ जाए तो एक्सो में कौन से होंगे, एक्सो में होते हैं हमारे जो मास मीडिया है, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, सर्विसेज हैं, या फिर दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, और माँ बाप के ऑफिस हैं, वो सभी आ जाएंगे एक्सो सिस्टम में। और मैक्रो में आएगी हमारा कल्चर आता है इसमें, रिलीजन एंड कल्चर। और क्रोनो में क्या होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस, जो जीवन भर चलते रहते हैं, यानी टाइम अकॉर्डिंग को कुछ चेंज आते रहते हैं। जैसे अब कोरोना आया था, तो अब जो बच्चों की शिक्षा हुई थी, एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, क्या हमने कभी की थी, नहीं ना, तो इसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो ये समय तंत्र के हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। और हिंदी में ऑटिज्म को क्या कहते हैं, संलीनता, ठीक है, अपने आप में मगन रहना, संलीनता। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए PECS है, ये उपयोग की जाती है। अब PECS का मतलब क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें विजुअल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, और पिक्चर्स के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पिक्चर एक्सचेंज, PE एक्सचेंज, C से बन जाएगा कम्युनिकेशन, और S से बन जाएगा हमारा सिस्टम, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी जो कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा वो बच्चों को विजुअल सिंबल्स, पिक्चर्स के द्वारा सिखाया जाएगा, ठीक है, कि वो बच्चे पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने सिबलिंग के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बातचीत करें, संप्रेषण करें, वो उनको पिक्चर्स के द्वारा सिखाया जाता है। ये एक मेथड है उनको टीच करने का, पढ़ाने का। फिर है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रॉयड ने कहा है, द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स हर फादर वाज टर्म्ड बाय फ्रॉयड एज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने ये बताया, बार बार बताती हूँ, गर्ल इलेक्ट्रा, आ की साउंड आ रही है, और ओडिपस है, ये बॉयज के लिए है, अपनी माँ के प्रति आकर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। यानी ये क्वेश्चन समझो कि जब हम बच्चे को एक्स्ट्रा क्यूज देते हैं क्लास में, कोई बच्चा जवाब दे रहा है, बीच में भूल गया है, और हम उसको कहते हैं शाबाश शाबाश, वेरी गुड, इससे आगे क्या, हाँ आप क्या बोल रहे हो बेटा, आप बोलो ज़रा। तो ये सब क्या है, हम उसको प्रोमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये इसका पद आ जाएगा, ठीक है, कि सही उत्तर बताने की संभावना बढ़ जाती है। मॉडलिंग आधारित है, मॉडलिंग किसके ऊपर आधारित है, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है,
एक बार मॉडलिंग आंसर पूछ लिया, अब मॉडलिंग पूछ लिया किस पर आधारित है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। और किसकी है, एल्बर्ट बंडूरा की। क्लासिकल कंडीशन किसकी है, पावलोव की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है, स्किनर की है। ट्रायल एंड एरर किसकी है, थॉर्नडाइक की है। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, कंसेप्ट ऑफ शेपिंग किसने दी है, शेपिंग की स्किनर ने दी है। ठीक है, और ये मैंने अभी भी बताया इनकी थ्योरी कौन सी है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन है ये अच्छे से समझा रखा है आपको। मैंने कहा था अगर कहीं मॉडिफिकेशन मिल जाए तो क्या आएगा, अकोमोडेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एज इट इज़ अगर हम स्कीमा बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो आएगा हमारा असिमिलेशन। और अगर मॉडिफिकेशन से, संशोधन से, ठीक है, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान मिलता है, वो भी मॉडिफाई होके, चेंज होके, तो अकोमोडेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किया था। अब इन्होंने पूछ लिया फर्स्ट किसने दिया था। अब जीन पियाजे हैं वो कोलबर्ग से पहले हैं, तो कोलबर्ग के ने बाद में थ्योरी दी है, जीन पियाजे ने पहले दी है। ये बात अलग है कि कोलबर्ग की थ्योरी ज़्यादा फेमस हुई है, ठीक है, लेकिन पहले तो जीन पियाजे ने ही दी है। और इस क्वेश्चन में वैसे ग्रेस मार्क मिला, दोनों को ही ठीक मान लिया था, पियाजे और कोलबर्ग को, दोनों को दे दिया था नंबर। नेक्स्ट है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अलग वीडियो है इस पे, है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अगर वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, नए टास्क में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो क्या है, ये नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा। सकारात्मक पॉजिटिव कब होता है, जब उसमें सहायता दे, तो पॉजिटिव होता है जब कोई प्रभाव ही ना डाले, दोनों अलग चीज़ हो सीखने के लिए, नया वाला और पुराना वाला जो सीखना है दोनों ही अलग अलग हो, तो जीरो ट्रांसफ़र होगा। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है द टेंडेंसी ऑफ ए प्री ऑपरेशनल। अब सबसे पहले देखो ये किसकी टेंडेंसी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। टू फोकस ऑन वन आस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन नेग्लेक्टिंग अदर आस्पेक्ट। ये मैंने गिलास का उदाहरण दिया था ना आपको कि बच्चे लड़ाई करते हैं, किसका गिलास बड़ा है, मेरा छोटा है, वो लंबाई चौड़ाई एक ही चीज़ को ध्यान देते हैं, तो वो क्या है, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। और कंजर्वेशन कौन सा है कि क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई सब चीज़ों का ध्यान दें, ठीक है, और उसका माप तोल का ध्यान दें, जैसे रुई, और मैंने उसका उदाहरण दिया था कोई सॉलिड वस्तु हो। और सेरिएशन यानी सीरीज बनाना। अडेप्टेशन आपको पता ही है, नॉलेज को एज इट इज़ नई नॉलेज बनाना। फिर है मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई भगवान ने कुछ ऐसा किया है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, तो हर जीवों की क्या होती है, अपनी कुछ जैविक सीमाएं होती हैं। क्या आदमी उड़ सकता है, सिर्फ एरोप्लेन में बैठ के ही उड़ सकता है ना, तो क्या है, जैविक सीमाओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ ऑन लर्निंग, कि सीखने पर बायोलॉजिकल लिमिट्स भी प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये नहीं है हम अपनी मर्जी से कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं सभी की। शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। अब शेल्डन के अनुसार कौन सा प्रकार नहीं है भाई, इसमें एंडोमॉर्फी दिया है उन्होंने, एंडी पर्सन, ठीक है, मेसोमॉर्फी दिया है, मिक्स यानी जो दोनों का मिला जुला बीच का होता है, परफेक्ट होता है, और एक्टोमॉर्फी यानी दुबले पतले होते हैं, तो एस्थोमॉर्फी नहीं दिया उन्होंने,
ये सारे उन्होंने दिए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? एस्थोमॉर्फी। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। अब इसमें देखो आप, जीन पियाजे की थ्योरी, फ्रॉइड की थ्योरी कितनी पूछी गई और जीन पियाजे में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रुपिंग, तो ये ग्रुपिंग किस में सीखता है बच्चा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जितने भी मैथ्स की टर्म हैं वो सभी किस में सीखता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर वही आ गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसकी है? सोशल लर्निंग है, जो एल्बर्ट बंडूरा की वही है। तो वो क्या है? उसमें अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, प्रोडक्शन होता है और फोर्थ हमारा मोटिवेशन होता है। क्या होता है? मोटिवेशन। तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका तत्व नहीं है। ठीक है, और ये किसका है भाई? प्रिपरेशन। ये हमारा क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, वहाँ पे होता है। पहले प्रिपरेशन होता है, फिर क्या होता है? इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन। याद है आपको? ये भी मैंने करवा रखा है। और फिर क्या होता है हमारा? वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? अब दृष्टि से हटना, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, तो ये कब होती है? जब तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण नहीं आ जाता, विकसित नहीं हो जाता, तो उससे पहले होती। तो क्या आ जाएगा? अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है, मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्त्य में शामिल नहीं है? अब मेयर और सलोवे ने क्या दिया है? इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं आएगा, ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। और इसमें कौन कौन से दिए हैं संपर्त्य वो बताती हूँ। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की 4 ब्रांचेज बताई हैं। सबसे पहला होता है इमोशनल परसेप्शन, यानी जो भी परसीव कर रहा है वो सही इमोशन को परसीव कर रहा है, नहीं कर रहा, समझ रहा है। सामने वाले के जो इमोशन हैं, वो अगर हंस रहा है तो ये समझ रहा है कि वो हंस रहा है, खुश है। अगर वो रो रहा है तो ये पता चले कि वो दुखी है। ठीक है, तो ये परसीव करना, परसेप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप होता है फैसिलिटेशन ऑफ थॉट्स, कि जो थॉट हैं, एबिलिटी टू एक्सेस एंड जनरेट फीलिंग, अपनी फीलिंग को जनरेट करना, सुख में, दुख में, नफरत में, घृणा में, हर तरह से अपना इमोशन क्या करना? जनरेट करना, एक्सेस करना। और फिर अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के इमोशंस को समझना, ठीक है, बेटर तरीके से समझना। और फिर इमोशनल मैनेजमेंट, कि जो अपने इमोशंस हैं उनको प्रॉपरली क्या करना? मैनेज करना, रेगुलेट करना। ठीक है, ताकि जो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो क्या हो? प्रोमोट हो, वो आगे बढ़े। इसलिए इमोशनल मैनेजमेंट, ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से कहीं पे ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाएं, ये तो वो इमोशनल मैनेजमेंट में आता है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सबसेट ऑफ सोशल वो होती है ना हमारी इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस का क्या है? ये सबसेट माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? अब ये ब्रूनर की थ्योरी से आ गई है, और ये मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही, कि ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली उसकी क्रियात्मक है, इनएक्टिव, यानी वो बच्चा क्या है? क्रिया से सीखता है। जैसे उसने बताया है ना, इसने जीन पियाजे ने सेम ऐसे ही बताया है कि पहले वो अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा सीखता है, क्रियात्मक ढंग से सीखता है। उसके बाद विजुअल आइकॉनिक इमेजेस के द्वारा सीखता है, और फिर वो सिंबॉलिक सीखता है,
सिंबल्स के द्वारा सीखता है, वर्ड का यूज़ करना सीखता है। तो जो फर्स्ट है ये इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पजल करने वाला था, अगर आपने ये थ्योरी समझी है ध्यान से तो ही आप कर पाते। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द अपर लिमिट of task that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual is termed as, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। अब ये क्या होता है ये अभी बताती हूँ। जैसे इसमें टर्म आई एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब ये तीनों क्या हैं अभी देखो। मान लो ये है हमारी थ्योरी में कि बच्चा है, ये बच्चा है और इसके अराउंड इसने इतना सीखा है, अभी उसकी स्टेज यहाँ है, तो ये तो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया? एक्चुअल डेवलपमेंट। अब उसे सीखने में अगर सहायता मिल जाए तो वो इस हिस्से तक सीख सकता है, ठीक है, इतना और सीख सकता है। तो ये क्या हो गया? उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित स्तर है जहाँ तक वो सीख सकता है। और इसके बीच का जो पार्ट रह गया ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो कि एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। अब जो ऊपरी सीमा है ये क्या कहलाती है? ये है पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। समझ आया आपको? हर किसी का अलग अलग लेवल होता है। अब जैसे मान लो एक बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है तो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट तो 5th क्लास तक रहना चाहिए, ठीक है, जो वो सीख रहा है। लेकिन अगर वो उसको थोड़ी सी मदद करवा दें तो हो सकता है कोई बच्चा तो 7th लेवल तक का सीख ले, कोई 6th लेवल तक का सीख ले, कोई 8th लेवल तक का सीख ले। तो सभी का अपना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन होता है, वो उनकी IQ या सिखाने वाले के ऊपर भी निर्भर होता है, ठीक है। तो हेल्प अगर करें तो बच्चा है वो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट से थोड़ा ज़्यादा सीख सकता है, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। और एजुकेशन में इस थ्योरी का बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। बच्चों की जो बुक्स हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड हाई कर दिया है और उनको पढ़ाया भी जा रहा है, वो आपने देखा भी होगा। और इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।